मधु एक कंपनी में काम करती है जहां लोगों की शादियों को मैनेज किया जाता है। मधु शादी का काम करके थकी हारी अपने काम से घर आती है और बिना कुछ खाए पिए ही वो अपने बेडरूम में जाकर सो जाती है। मधु बहुत थक जाती है और गहरी नींद में सो जाती है कि अचानक उसे कुछ चटर पटर की आवाजें आती हैं। अरे ये आवाज तो मुझे सोने नहीं देगी। इतना काम करने के बाद भी मुझे चैन की नींद नहीं मिल रही। कल फिर जाना है काम पर मुझे। ओहो हो। मधु अपने बेड से उतरकर बालकनी में देखने जाती है पर उसे कुछ नहीं दिखता। फिर वो आकर अपने बेड पर लेट जाती है और सो जाती है। बालकनी की खिड़की आवाजें करती रहती है। फिर अचानक थोड़ी ही देर बाद उसे ढोल नगाड़ों की आवाजें आने लगती हैं, जो कि उसे सोने में परेशान कर रही थी। रात के 2:30 बजे ढोल नगाड़े की आवाज उसके कानों में दर्द कर देती है। ये ढोल नगाड़े की आवाज कहाँ से आ रही है इतनी रात में? किसकी शादी हो रही है और ये किसकी बारात निकल रही है? ये लोग तो मुझे सोने नहीं देंगे। मधु अपने बेड से उतरकर बाहर बालकनी में देखने जाती है। मधु चारों ओर देखती है। आवाज तो इतनी तेज आ रही थी जैसे बिल्कुल घर के नीचे ही शादी हो रही है, लेकिन बाहर आकर देख रही हो तो वहां पर कोई भी नहीं है। हद है। मधु फिर सोने के लिए जाती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। गिरते ही उसकी नजर कुछ भूतिया बाराती पर पड़ती है जो ढोल नगाड़ों के साथ बारात लेकर जा रहे होते हैं। मधु जैसे ही उठती है वो चौंक जाती है। उसे दूर से भूतिया बाराती दिखते हैं। मधु परेशान हो जाती है। भूतिया बाराती जिनके हाथ में बहुत सारे ढोल नगाड़े होते हैं, वो लोग गाना बजाते और नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे। मधु ये देख घबरा जाती है। उनकी पोशाक भी बैंड बाजे वाली होती है। मधु डर के अपने बेड पर जाकर चुपचाप सो जाती है। अगले दिन मधु, ये क्या है? इतना लेट कौन आता है? आज तुमने हद कर दी। तुम्हें अच्छे से पता है हमारे पास पहले से ही कितने काम अधूरे पड़े हैं। सर मैं जानती हूँ, कल मैं घर देर से गई थी, इतना काम था और रात को कुछ बारातियों की वजह से सो नहीं पाई। मधु, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये लो मदन पूर्व का प्रोजेक्ट, और याद रहे ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत बड़ा है। कोई गलती नहीं चाहिए। ओके सर। हद है, एक तो रात भर सो नहीं पाई, अब एक काम और। मधु मदन पूर्व जाने की तैयारी करती है। वो निकल ही रही होती है कि तभी उसकी कंपनी के रामलाल अंकल उसे मिल जाते हैं। मधु उनको बताती है कि वो मदन पूर्व जा रही है, कोई राजन है, उसकी शादी करवानी है। रामलाल चौंक जाते हैं और मधु को कहते हैं अपना ख्याल रखना। ख्याल रखना मतलब क्या हुआ अंकल, कुछ बात है क्या? मदनपुर गांव में बहुत महीनों से कोई शादी नहीं हो रही। जब भी वहाँ कोई शादी होती है तो कुछ अजीबो गरीब घटनाएं होने लगती हैं। वहाँ बारात में अजीब से बाराती आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से, और सब कुछ डरावना बन जाता है। इसी वजह से अब वहाँ लोगों की शादी नहीं हो रही है। और अब तुम वहीं जा रही हो तो अपना ध्यान रखना। मधु को कुछ समझ नहीं आता। उसे रामलाल की बातों का भरोसा नहीं होता। अंकल आप कहानियां बहुत अच्छी बनाते हैं, मैं डर गई। मदन पूर्व के लिए मधु निकल जाती है। मदन पूर्व से 1 किलोमीटर पहले ही मधु की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। सुनो, एक काम करो, शाम होने वाली है, तुम जाओ मैकेनिक को ले आओ वरना हम लेट हो जाएंगे। ड्राइवर चला जाता है। मधु बैठे बैठे रात के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसकी खिड़की पर दस्तक होती है। एक बाबा जोर जोर से चिल्लाते हुए खिड़की पीट रहा होता है। मधु डर जाती है और चिल्लाने लगती है। बाबा बहुत ही डरावना होता है। मधु चिल्लाती है और कार के सभी दरवाजे बंद कर देती है। कौन हो आप? जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। आगे खतरा है, तुम मारी जाओगी। मधु डरते हुए रोने लगती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। मधु का ड्राइवर आता है और उसे उठाता है। मधु चौंक कर उठती है। वो बहुत डरी हुई होती है। तुमने 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 किसी बाबा को यहाँ देखा जो मारने आया था मुझे? मधु बहुत डर जाती है और कार से उतरकर यहाँ वहाँ देखती है पर उसे कोई नहीं दिखता। देखते ही देखते रात हो जाती है। मधु अपनी गाड़ी से आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर आते ही मधु की नजर उसके साइड में लगे शीशे पर जाती है। वो देखती है उसे वही भूतिया बाराती ढोल नगाड़ों के साथ आ रहे होते दिखते हैं। मधु चौंक जाती है। मधु गाड़ी से उतर कर देखती है कि वही भूतिया बाराती नाच रहे होते हैं और उनकी नजर मधु पर पड़ती है। भूतिया दूल्हा मधु को देखकर मधु की तरफ भागते हुए आता है। मधु घबरा जाती है। अरे ये भूतिया दूल्हा मेरी तरफ क्यों आ रहा है? मधु घबराकर वापस कार में बैठती है। अंकल गाड़ी तेज चलाओ वरना वो मुझे पकड़ लेंगे। कौन पकड़ लेगा?
अरे वही जो भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। फिर मधु अपने शीशे में देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। मधु की हालत खराब हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भूतिया बाराती उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। मधु बहुत डरी हुई होती है। ढोल नगाड़े की आवाज उसके दिमाग में ऐसे बैठ जाती है कि उसे बस ढोल नगाड़ों और कुछ बाराती ही नजर आते हैं। कुछ ही देर में वो लोग मदमपूर्व आ जाते हैं। वो लोग वहाँ पहुँचते ही एक होटल में रुक जाते हैं जो कि शादी की जगह के बगल में था। मधु परेशान थी। वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। रात के 12 बजे अचानक मधु की नींद टूट जाती है। वो डर के मारे बड़ी मुश्किल से बाथरूम तक जाती है और मुंह धोती है। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, चलूं चलकर नीचे थोड़ा टहल आऊं, शायद दिमाग शांत हो जाए ठंडी हवा खाकर। मधु टहल ही रही होती है कि अचानक उसके फोन की घंटी जोर से बजती है। हेलो, कौन? वहां से कोई आवाज नहीं आती। मधु फिर कहती है, कौन बोल रहा है? फोन से ढोल की आवाजें आने लगती हैं। मधु डर से फोन रख देती है और रोने लगती है। तभी उसे फिर वही भूतिया बाराती नाचते हुए घोड़े पर दूल्हा और नाच गाना दिखता है। ये वही लोग, वही बाराती, वही दूल्हा यहाँ क्या कर रहे हैं? वो धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे करते हुए भागने लगती है। वो बाराती उसे देख लेते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं। मुझे तुमसे शादी करनी है, क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? मधु भागने लगती है। भूतिया दूल्हा उसके बाल पकड़ लेता है और उसे घोड़े पर बिठाने की जिद करता है। वो चिल्लाती है पर उसकी कोई नहीं सुनता और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अगले दिन मधु की आंखें उसके बेड पर खुलती हैं। उसको लगता है उसने ये सब सपना देखा था। मधु शादी की जगह देखने जाती है और उसे राजन और उनके परिवार से मिलना था जिसकी शादी होती है। मधु राजन के परिवार वालों से मिलती है जिनमें राजन के माता पिता, उसकी बड़ी बहन और 4 रिश्तेदार होते हैं। मधु उन्हें देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि राजन के परिवार की शक्ल बिल्कुल भूतिया बाराती से मिल रही थी। वो परेशान हो जाती है। इससे पहले कि वो उनसे कुछ पूछ पाती, राजन कहता है, आपने मेरी पगड़ी तैयार कर दी। पगड़ी अच्छी बनानी है और पगड़ी लाल होनी चाहिए, लाल। लाल पगड़ी? ये कौन पहनता है? ओहो, जितना बोला जाए उतना करो। पगड़ी लाल तो लाल होनी चाहिए। मधु को सब अजीब लगता है पर वो कुछ बोलती नहीं और पगड़ी बनाने लगती है। उन लोगों का व्यवहार कुछ अलग था। मधु जैसे तैसे वहाँ से निकलने का प्रयास करती है और भागते हुए अपने बेडरूम में जाती है। मधु का चेहरा पूरा लाल और आंखों से आंसू आए जा रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो फटाफट अपना फोन उठाती है और अपने बॉस को फोन करके सारी हरकतों के बारे में बताने वाली थी कि तभी मधु को पीछे से कोई मार देता है और मधु बेहोश हो जाती है। फिर अगली सुबह, रात को मुझे किसने मारा होगा? मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये जगह क्या है। और वो बाबा, क्या वो बाबा सही बोल रहा था? मुझे पता लगाना होगा। मधु होटल से मदमपुर गांव घूमने जाती है। तभी मधु को वही बाबा दिखता है। मधु उसके पास जाकर बोलती है, बाबा सुनो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप मुझे बताओगे ये राजन और उसका परिवार कौन है? राजन का परिवार एक भूतिया परिवार है और बाकी सब भूतिया बाराती। सालों पहले की बात है, राजन की शादी की तैयारी हो रही थी। बड़े जोर शोर से सब बहुत खुश थे। ढोल नगाड़े के साथ सब बस में बैठे, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उनकी बस खाई में गिर गई और सभी लोग मर गए। तो मुझे ये सब क्यों दिख रहा है? तुम्हें उनका परिवार इसलिए दिख रहा है क्योंकि तुम शादी की व्यवस्था करती हो। तुम्हें राजन की शादी बिल्कुल असली शादी की तरह करनी है। वही बाराती, वही मंडप। पर याद रहे, उन्हें इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। तुम्हें ये काम बहुत सफाई से करना है। मधु को बाबा की बात समझ आ जाती है। वो वैसा ही करती है। मधु अपनी दोस्त रूही को बुलाती है इस काम के लिए। मधु रूही को सारी बात समझाती है। मधु वाटिका में आती है जहाँ राजन की शादी होनी थी। मधु मंडप को सजा देती है। सारे भूतिया बाराती ढोल नगाड़े बजाकर नाचते गाते हैं और मधु पंडित की जगह एक तांत्रिक बुलाती है जो उनको मुक्त कर सकता है। तांत्रिक मंडप में सब कुछ सेट कर देता है और राजन से हर फेरा लेने के बाद आहुति देने को कहता है। जैसे ही राजन आहुति देता है, राजन और बाकी भूतिया लोगों की आत्मा भस्म हो जाती है और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में लोगों का ठंड से बुरा हाल था। इतनी कड़कती ठंड में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। बड़ी ही मुश्किल से लोग काम पर जा पाते और बच्चों का तो उससे भी ज्यादा बुरा हाल था। एक दिन की बात है जब चारों तरफ धुंध ही धुंध थी और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। चिंटू तो उस दिन स्कूल ही नहीं जाता क्योंकि ठंड की वजह से उसकी थोड़ी तबीयत भी खराब हो जाती है। चिंटू बेचारा ठंड से कांप रहा होता है।
और इतने कंबल डालने पर भी उसका कपकपाना बंद नहीं हो रहा होता। लक्ष्मी परेशान होकर सोच ही रही होती है कि इतने में बाहर से कबाड़ी वाले की आवाज आती है। कबाड़ी वाले, कबाड़ी वाले। कबाड़ी वाला आ गया। इतने दिन से घर में ये कबाड़ पड़ा है, इसको दे देती हूँ, कुछ पैसे तो आएंगे। बस फिर लक्ष्मी घर में पड़े कबाड़ को ले जाकर कबाड़ी वाले को देने लगती है कि तभी उसकी नजर एक हीटर पर जाती है। हीटर बिल्कुल नया होता है। अरे ये तो एकदम नया हीटर लग रहा है, तुमको ये किसने कबाड़ में दे दिया? अरे बस ऐसा ही है बहन जी, कभी कभी बढ़िया सामान भी मिल जाता है। आपको ये खरीदना है तो बताओ, बस 200 रुपए में दे दूंगा। 200 रुपए? नहीं नहीं, 100 में देना है तो दो। जैसे तैसे करके लक्ष्मी उस हीटर को बस 100 रुपए में ही खरीद लेती है। वो जल्दी से प्लग लगाकर हीटर को चिंटू के पास रख देती है। हीटर के जलते ही उसमें से अजीब सी आवाज आती है। अरे ये अजीब सी कैसी आवाज आ रही है इस हीटर से? अरे माँ, ये पुराना है ना, तो शायद इसमें कोई खराबी हो। हाँ तुम सही बोल रहे हो, आवाज से हमें क्या करना, हमें तो बस इससे गर्माहट मिलती रहे वही काफी है। उस हीटर से इतनी गर्माहट आती है कि पूरा घर एकदम गर्म हो जाता है। चिंटू भी उस गर्माहट में एकदम मजे से सो जाता है। रात को जब महेश आता है तो लक्ष्मी उसे हीटर दिखाती है। महेश भी खुश हो जाता है। फिर तो सब लोग मजे से हीटर के पास बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाकर सब सो जाते हैं। रात को काफी गर्मी हो जाती है, इसलिए वो हीटर को बंद करके सोते हैं। आधी रात को जब सब सो रहे होते हैं तब हीटर अपने आप चालू हो जाता है और उसमें से अजीब सी कराहने की आवाज आने लगती है। आवाज सुनकर चिंटू की आंख खुल जाती है। वो देखता है हीटर चालू पड़ा है। अरे ये हीटर तो माँ ने बंद किया था, फिर कैसे चालू हो गया? और ये इसमें से इतनी अजीब आवाजें कैसी आ रही हैं? चलो कोई नहीं, मैं ही इसे अभी बंद कर देता हूँ। चिंटू उठकर हीटर के पास जाता ही है कि उसे उसमें 2 आंखें दिखाई देती हैं। आंखें एकदम लाल और डरावनी होती हैं। चिंटू उन आंखों को एकदम करीब जाकर देखने लगता है तो उसे उनमें से आंसू आते दिखते हैं। चिंटू ये सब देखकर एकदम घबरा जाता है। वो अपनी माँ को आवाज देने ही लगता है कि तभी हीटर से एक भूत बाहर आता है और वो खींचकर चिंटू को हीटर के अंदर डाल देता है। अब मैं आजाद हो गया। आखिरकार इतने सालों बाद मुझे आजादी मिल ही गई। अब मैं इस लड़के की जगह लेकर इसकी जिंदगी जीऊंगा और आजादी से रहूंगा। भूत चिंटू को हीटर में बंद करके उसकी जिंदगी जीने लगता है। उसका बर्ताव उसके माँ बाप को कुछ बदला बदला सा लगता है, पर फिर वो सोचते हैं कि शायद वो बीमार था इसलिए ऐसा कर रहा है। हीटर के अंदर चिंटू बंद चिल्लाता रहता है, पर हीटर बंद होने की वजह से कोई उसको सुन नहीं पाता। अब जब रात होती है और सब लोग खाना खाने बैठते हैं तो खाना बिल्कुल ठंडा हो चुका होता है। अरे ये क्या, बिल्कुल ठंडा खाना, इसे गर्म क्यों नहीं किया? जी वो लकड़ी खत्म हो गई थी इसलिए। चलो कोई बात नहीं, फिर ऐसे ही खा लेते हैं। सब खाना खाने लगते हैं, पर जैसे ही चिंटू की शक्ल में वो भूत रोटी को हाथ लगाता है कि तभी रोटी से धुआं निकलने लगता है। महेश चिंटू के हाथ की रोटी को छूकर देखता है तो वो एकदम गर्म होती है। महेश को बड़ी हैरानी होती है कि ठंडी रोटी एकदम गर्म कैसे हो गई। और फिर जैसे ही चिंटू पानी का गिलास उठाता है तो वो भी उबलने लगता है। अब तो महेश और लक्ष्मी ये सब देखकर बड़े परेशान से हो जाते हैं और उनको चिंटू की फिक्र होने लगती है। रात को ठंड ज्यादा होती है, इसलिए लक्ष्मी महेश को हीटर चालू करने को कहती है, पर चिंटू तभी गुस्से में मना कर देता है कि हीटर नहीं चलाना। अरे बेटा, पर ये देख तो आज कितनी ठंड है। कहाँ है ठंड, इतनी तो गर्मी है, कोई ठंड नहीं है, चुपचाप जाकर सो जाओ। गुस्से में लाल चिंटू ऐसा कहकर हीटर उठाता है और उसे घर के पीछे फेंक देता है। ये देख महेश उस पर गुस्से से चिल्लाता है, पर चिंटू उससे भी ज्यादा चिल्लाने लगता है। लक्ष्मी दोनों को चुप होने को कहती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर चिंटू को हो क्या गया है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया होता। रात को जब चिंटू सो जाता है तो वो एक बार को चिंटू के कमरे में जाकर उसे जब देखते हैं तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। बिस्तर पर चिंटू की जगह एक भयानक भूत सो रहा होता है, एकदम आग की तरह तपता हुआ लाल भूत। महेश और लक्ष्मी एक दूसरे को देखते हैं और उसी वक्त कमरे से बाहर आ जाते हैं। ये हमारे बेटे की जगह हमारे घर में किस भूत ने ले ली? हमारा बेटा कहाँ चला गया? वही तो समझ नहीं आ रहा, कल से ये अजीब बर्ताव कर रहा है और अब ये सब। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि चिंटू कहाँ चला गया। हमें कुछ करना होगा जी, हमें चिंटू का पता लगाना होगा। हाँ, और चिंटू कहाँ है
ये बात इसी को पता होगी, क्योंकि इसी ने उसे गायब करके उसकी जगह ली है। माँ, बाबूजी, मैं यहाँ हूँ, मुझे कोई बाहर निकालो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। चिंटू खूब चिल्लाता है पर उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। महेश और लक्ष्मी यहाँ अलग परेशान हो रहे होते हैं और उस भूत पर पूरी नजर रखने लगते हैं। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। फिर सुबह वो भूत चिंटू का रूप लेकर घर में घूमने लगता है। लक्ष्मी की उसे देख हालत खराब हो जाती है, पर फिर भी वो हिम्मत करके उसके साथ वैसा बर्ताव करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। बेटा तुम तैयार हो जाओ, आज तुमको स्कूल जाना है ना? मुझे कोई स्कूल नहीं जाना, मैं आज पूरा दिन खेलूंगा, मजे करूंगा। नहीं नहीं बेटा, तुमको स्कूल तो जाना चाहिए। चिंटू उसके बाद महेश और लक्ष्मी को देखता है और वहाँ से चला जाता है। महेश और लक्ष्मी अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि इतने में वहाँ फिर से वो कबाड़ी वाला आ जाता है और आवाज देने लगता है, अरे ये तो वही कबाड़ी है जिसने मुझे वो हीटर दिया था। हीटर? हीटर से याद आया कि चिंटू ने उस दिन, मतलब उस भूत ने उस दिन उस हीटर को चलाने से मना क्यों किया और उसे बाहर भी फेंक दिया? आखिर उसे उस हीटर से क्या तकलीफ है? हाँ आप सही बोल रहे हैं, मैं अभी उस हीटर को लेकर आती हूँ। लक्ष्मी जल्दी से उस हीटर को लेकर आती है और जब उसे चालू करती है तो अंदर से उसे चिंटू के चिल्लाने की आवाज आती है, माँ, मैं अंदर हूँ, मुझे बचा लो, जल्दी से इस हीटर को बंद करो वरना मैं जलकर मर जाऊंगा। हे भगवान, मेरा बच्चा इस हीटर के अंदर कैद है। जल्दी से लक्ष्मी हीटर के बटन को बंद करती है। ओफो, अब हम क्या करें? इस भूत ने हमारे बच्चे को बंद करके खुद उसकी जगह ले ली है। अब हम चिंटू को कैसे आजाद करें? ये तो हमें ये कबाड़ी से ही कुछ पता लग सकता है। दोनों जल्दी से उस कबाड़ी वाले के पास जाकर उससे पता करते हैं कि वो हीटर उसे किसने बेचा। कबाड़ी वाला उनको बताता है कि पास के घर में एक अकेला आदमी रहता है जिसने उसे ये हीटर बेचा। वो दोनों तुरंत उस आदमी के पास जाते हैं और उसे सारी कहानी बताते हैं। हे भगवान, उस भूतिया हीटर ने तुम्हारे साथ भी ऐसा किया। दरअसल वो हीटर मेरे किराएदार का था। एक दिन वो खूब दारू पीकर आया और हीटर चलाकर सोता रहा। हीटर की गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई और कमरा बिल्कुल बंद पड़ा रहा। हीटर के पास रुई की एक रजाई पड़ी थी और उसमें आग लग गई। पूरे कमरे में आग ही आग और उसी में जलकर वो किराएदार मर गया। अब हमारा चिंटू उस हीटर में कैद है, हम उसे कैसे बचाएं? अब तुम हीटर को लेकर पीपल वाले बाबा के पास चले जाओ, वही कुछ करेंगे। लक्ष्मी और महेश तुरंत ऐसा ही करते हैं और वहाँ जाकर वो बाबा को सारी कहानी बताते हैं। एक काम करो बच्चा, ये लो भभूत, इसे उस हीटर के आगे रख देना और जैसे ही वो भूत घर में आए वैसे ही उस हीटर को चला देना। पर उसमें तो मेरा बच्चा है, वो जल जाएगा। नहीं जलेगा, ये भभूत उसे जलने नहीं देगी, बस उस भूत को कैद करने में मदद करेगी। तुम बस इस भभूत को वहाँ रखना और हीटर जलाकर दूर खड़े हो जाना। जैसे ही वो भूत गुस्से में उस हीटर के पास उसे फेंकने, तोड़ने या नष्ट करने के लिए जाएगा, तुम जल्दी से भभूत उसके मुंह पर उड़ाकर ये पड़ा हुआ पानी उसके पीछे फेंक कर मारना। बस फिर लक्ष्मी और महेश बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जब भूत घर में आता है तो वो हीटर को देखकर गुस्से में लाल हो जाता है। उसके बाद जैसे ही लक्ष्मी उसे चालू करती है तो वो गुस्से में भूत का रूप ही ले लेता है। भूत उस हीटर को तोड़ने को जैसे ही आगे बढ़ता है कि महेश हीटर के सामने रखी भभूत फूंक मारकर उसके मुंह पर उड़ा देता है और पीछे से लक्ष्मी उसके ऊपर वो पड़ा हुआ जादुई पानी फेंकती है। भूत बुरी तरह चिल्लाता हुआ हीटर में समा जाता है और चिंटू बाहर निकल आता है। उसके बाद वो उस हीटर को उठाकर एक नदी में ले जाकर फेंक देते हैं। भूत अंदर ही चिल्लाता रह जाता है पर कभी उससे बाहर नहीं